क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 30 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखो जून भी खत्म हो गया यार, पढ़ डालो, अब बहुत हो गई बात। अब जुलाई, अब देखो ईपीएफओ का एग्जाम है आपका 5 सितंबर को, यूपीएससी का एग्जाम है 10 अक्टूबर को, यूपी पीसीएस का एग्जाम है आपका 24 अक्टूबर को। पढ़ो यार, अब टाइम बचा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग को यूपीएससी ईपीएफओ और कोई भी पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो 856488053096960889 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। देखिए हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम का आ गया है स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो पेड पीडीएफ होती है उनकी पिक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पे हमारे 3 चैनल हैं। एक तो ओनली करंट अफेयर का चैनल है, बिना स्पेस दिए सर्च कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो मेन चैनल है ही है। और यूपीएससी पे अगर आप लोग को जैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, वो सब इवेल्युएट करना, आपस में जो है एक दूसरे चेक करना, पढ़ना है, तो आप लोग टेलीग्राम में जाके ओनली यूपीएससी लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ओनली यूपीएससी चैनल वाला ज्वाइन कर सकते हैं आप। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से देखिए। गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक, गुजरात निषेध एक्ट। अब ये निषेध पता कौन सा है? अच्छा, कोई गेस कर पाया है क्या कि ये बिहार में भी लागू हुआ है? ठीक, अभी भी लागू किया गया है कुछ 4-5 साल पहले। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसको हम लोग कर चुके हैं, रिवीजन फिर से हो जाएगा। ईरान ने ये कहा है कि IAEA, ठीक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसको वो कह रहा है कि अब हम न्यूक्लियोसाइड अपनी इमेजेस इनको अब दिखाएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे यार, हो गई बस बहुत बात। ठीक, और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम जो एंटरप्राइजेज हैं, जो उद्यम है, उनका दिवस है इंटरनेशनल वाला। ठीक, और जम्मू कश्मीर में ये जो है भैया टेररिस्ट, देख रहे हैं कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए। मैंने आप लोग कल बताया था, आज मैंने इसको ऐड किया है। जम्मू में ड्रोन से अटैक किया गया है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से जो है अटैक किया गया है टेररिस्टों के द्वारा। तो इसका आप देखेंगे अभी क्या क्या हम लोग, अब भारतीय गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक, आज का जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो है आपका क्षुद्र ग्रह दिवस, यानी कि एस्टेरॉइड डे। ठीक, एस्टेरॉइड डे। अच्छा, एस्टेरॉइड आप लोग बताइए, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो कौन कौन से ग्रहों के बीच में होती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे कि आपका मरकरी हो गया, वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, आपका यूरेनस हो गया, अब फिर प्लूटो तो अब रहा नहीं। ठीक, तो जो एस्ट्रॉइड की बेल्ट है वो किन किन जो है प्लैनेट्स के बीच में होता है। ठीक, तो 30 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे होता है। पहला हमारा टॉपिक है गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि दारूबाजी खत्म। ठीक, यहाँ पे दारू नहीं बिकेगी। अब इसके खिलाफ जो है कुछ लोग पहुंच गए हैं, याचिका दायर उन्होंने कर दी है गुजरात के हाई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि हमको पीने दोगे कैसे नहीं तुम, ये तुम मनमानी कैसे कर सकते हो, हमारा पीने हमारा अपना वो है। ठीक, मनमानी नहीं कर सकते आप। जो है बाहर के लोग आते हैं तो आप उनको कुछ जो है हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर कुछ जो है टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट बना के उनको तो पीने का कुछ ना कुछ जो है, ज़्यादातर मैं जानता हूँ ये जो कई दोस्तों से जाते हैं वहाँ पे, तो क्या करते हैं कि वो दमन एंड दीव चले जाते हैं। ठीक, एक फेरी पकड़ी, नाव पकड़ी, वहाँ चले गए, वहाँ पी लिया उन्होंने। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि हेल्थ सर्टिफिकेट और इस जो एक्ट में ही कुछ प्रावधान है इस तरीके के कि उनको तो आप पीने देते हो, हमको नहीं पीने देते हो। तो ये आर्टिकल 14 जो है, ठीक, जो बताता है कि समता का जो अधिकार, सॉरी समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी वाला, उसका उल्लंघन है। दूसरी चीज ये है कि ये तो यार हमारा राइट टू प्रिवेसी है, जो कि पुट्टू स्वामी केस जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फंडामेंटल राइट है, तो उसका भी जो उल्लंघन है। तो मेन चीज यहां पर यही है कि मनमानी आप कर रहे हो। ठीक, आप जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो। इस पे याचिका दायर की गई है गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंतर्गत जो है गुजरात को एक ड्राई स्टेट घोषित किया गया है। यहाँ पे दारू की बिक्री अलाउड नहीं है। समझ में आएगी बात? तो ये चीज़ है। और बिक्री क्या अलाउड नहीं, पीना भी अलाउड नहीं है। और 7 दशक के बाद अब इसको जो है, पहले क्या था कि जब 1949 में, ठीक, 1949 में तो भैया गुजरात था नहीं, तब क्या था, बॉम्बे प्रोविंस था। तब जो है एक एक्ट आया था, बॉम्बे प्रोविंस एक्ट। तो उसको फिर बाद में 1960 में जब ये अलग हो गया, गुजरात और मुंबई अलग अलग हो गए, तब इसका जो है नेम, मतलब ये अलग हो गया था प्रोहिबिशन वाला, इसका नेमिंग तो काफ़ी लेट अभी इसको नेम किया गया गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट में। तो ये पूरी कहानी है इसमें। ठीक,
और ये बॉम्बे आबकारी एक्ट जो है 1878 में आया था, इसमें यही सारी चीज़ें थी। अब इसके फेवर में क्या बात कही गई, मैंने आपको वो बताया कि याचिका क्यों दायर की गई है, ठीक है, याचिका क्यों दायर करेगी वो मैंने बता दिया। लेकिन इसके फेवर में कि क्यों शराबबंदी करी गई है, इसके फेवर में जो बात है वो ये है कि स्टेट, जो गुजरात की स्टेट है, वो कहती है कि हम गांधी जी के जो मतलब वो जो मतलब उनकी नीतियां थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसमें एक ये भी था। और हमारे डीपीएसपी में आप लोग को आर्टिकल बताना है, वैसे आर्टिकल बताता हूँ, 47 है, उसमें कहा गया कि इंटॉक्सिकेंट या फिर इस तरीके की चीज़ों का जो है वो मना करते थे गांधी जी। तो उसी को, फिलॉसफी को हम लोग बढ़ाते हुए हम लोग शराबबंदी कर रहे हैं, तो ये चीज़ है, ठीक। हालांकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, बूट लेगिंग होती है, मतलब उसको स्मगलिंग वगलिंग हो जाती है, तो ये भी देख रेख करने वाली बात है। खैर, ये जो है तर्क वितर्क था दोनों के पक्षों की तरफ से कि क्यों शराबबंदी करी जा रही है और क्यों शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और 1900, ये देखिए, प्रोविंस पहले तो बॉम्बे वाला ही था, फिर उसके बाद जब 1960 में गुजरात जो है अलग हो गया मुंबई से, और 2011 में इसका नाम गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट रखा गया। रैशनल उन्होंने कहा है क्यों शराबबंदी, महात्मा गांधी जी जो है नहीं कहते थे कि, मतलब महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि लिकर विकर नहीं पीना चाहिए, और जो जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट है। और दूसरा ये है कि यार ये मनमानी क्यों कर रहे हैं अपनी आधार स्पष्ट तरीके से। आप जो है इसी एक्ट के अंतर्गत कुछ आउट ऑफ स्टेट टूरिस्ट जो होते हैं उनको टेम्परेरी परमिट दे तो, हेल्थ परमिट दे तो ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लंघन है, हमको पीने दो, ये वाली बात है, ठीक। इस प्रतिबंध लगाने का क्या तर्क है, ठीक, आर्गुमेंट क्या है कि भैया ये है कि कई लोग, देखो ये चीज़ तो है, कई जो है लोग क्या है कि पूरा घर बर्बाद कर देते हैं खाली दारूबाजी में, और कई लोग तो क्या है कि पीयर प्रेशर पे, पीना कुछ नहीं होता है और ये नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बोला, खींच के तमाचा मारना करे, भाग यहाँ से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर कोई इस तरीके की बात करे, समझ लो कि वो आप जो है 2-3, मतलब मैं कहता हूँ कि उस समय विवेक का इस्तेमाल बहुत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको आप, वो क्या कर रहा है कि वो आपको अपने साथ जोड़कर जो है आपको भी बर्बाद कर रहा है, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, और ये देखा गया है, ठीक। आप लोगों को पता होगा, जैसे अन्ना हजारे जी जो है, जहाँ पे वो रहते हैं, रालीगढ़ सिद्धि, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने लोगों को सुधारा, और आज जो है काफ़ी लोग बिल्कुल दारू वहाँ पीना सबने बंद कर दिया, और बहुत ही समृद्ध गाँव हो चुका है वाला। तो ये सब चीज़ें, इस मतलब इसमें एक ये तो है ना कि अल्कोहलिज्म खत्म करी गई, इसीलिए हो पाया है ना। तो देखिए, राज्य के रीति निषेध तत्व जो आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें जो आर्टिकल 47 है उसमें भी ये कहा गया है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन है इसको कर्टेल किया जाए। हालांकि ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा संख्या में, अमाउंट में रेवेन्यू जो है वो आबकारी विभाग यानी लिकर की सेल से आता है, इसलिए इसको हटाया भी नहीं, कई लोग हटाते भी नहीं है, ठीक। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, कंजम्पशन जो है एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अल्कोहल जो है पूरी फैमिली बर्बाद कर देता है, और ये बात सच है, मैंने देखे हैं घर बर्बाद होते हुए, आप लोगों ने देखे होंगे। अगर कोई इस तरीके की काम होता है तो प्लीज़ उसको जरूर रोकिए, ठीक। जनहित में जारी। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अभी क्या है, मणिपुर में पहला केस दिसंबर 2020 में देखा गया था, और अभी मिजोरम में भी इसमें कुछ लोग का देखा गया, ठीक। मणिपुर में तो अब कोई केस नहीं है, ठीक, लेकिन अभी मिजोरम में भी देखा गया। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि पिग्स जो है उनका कुछ इलीगल इंपोर्ट हुआ था, अवैध आयात हुआ था, ठीक, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैला। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंसानों में ये नहीं जाता है, इंसान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि जो पिग्स हैं उनको हाई फीवर, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसको रोकने का, एक पिग से दूसरे पिग में जाने के रोकने के लिए जो है क्या है कि जिसको हुआ है उसको ख़त्म करो पूरी तरीके से, ठीक। और ये जो ये टिक है ना, ये आपकी ये भी पहुंचा देती है, वेक्टर की तरह काम करती है यहाँ से। और ये दोनों ही, जो डोमेस्टिक और जो जंगली पिग हैं, दोनों पे ही ये जो है हो जाता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक। और ये आपका इधर मंगोलिया, चाइना और वियतनाम, इन सब में से फैल रहा है। और अभी देखा गया है कि मिजोरम की 4 डिस्ट्रिक्ट में भी एपी सेंटर बताया गया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, ठीक। ये एक वायरल डिजीज़ है, याद रखना, ठीक, वायरल डिजीज़ है, जंगली और डोमेस्टिक दोनों को ही हो सकता है। पिग्स को होता है, सिर्फ ह्यूमन को कोई थ्रेट नहीं है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ। और ये फूड सेफ्टी इशू भी नहीं है। सब सहारन जो अफ्रीकन है, जैसे कि नाइजर हो गया, चैड हो गया, ये सारी आ जाइए और ज़रूर अफ्रीकन की जो कंट्रीज़ हैं उनको देखिएगा। सब सहारन अफ्रीकन कौन सी कंट्रीज़ है, ठीक, नाइजर, नाइजीरिया, चैड और ये सारे, सिएरा लियोन और ये सारे जो है आते हैं उसमें।
और इसके अलावा चाइना, मंगोलिया और वियतनाम और कुछ पार्ट जो यूरोपियन यूनियन के हैं वहाँ पर भी जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया जाता है। ठीक, इसके साइंस यही है, हाई फीवर और ये सब जो चीज़ें हैं ना, वीकनेस, ये सब पिग्स में हो रहा है, ये इंसानों में नहीं हो रहा है। फिर से बता दे रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन वो बनाएगा, वो बता देगा कि भैया ह्यूमंस को भी होता है, नहीं होता है। ठीक, आपका देखिए ये पिग्स को भी डायरिया और ये सब लग रहा है, तो ये वाली बात है। ट्रीटमेंट इसका देखिए कोई इसमें क्योर अभी नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी अगर जिसको हुआ खत्म ही है, समझो धरा खत्म धरा है, मतलब ये 100% तक उसकी मोर्टेलिटी होती है और इसमें जो क्योर है नहीं। इसको रोका एक ही तरीके से जा सकता है, जो भी इन्फेक्ट हो गया है एनिमल उसको मार देने से ही, कलिंग करने से ही होता है। और इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है और इसको प्रिवेंट करना है स्प्रेड को तो कलिंग करना पड़ता है, जैसे कि उसमें होता ना आपका एवियन वाली इन्फ्लुएंजा में जो बर्ड फ्लू होता है उसमें भी यही किया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है यह है इंटरनेशनल रिलेशन से। इसमें क्या हुआ है कि ईरान ने अभी तो मना कर दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मना कर दिया कि अब हम अपनी, जैसे इनके यहाँ फार्डो करके एक जगह है, न्यूक्लियर साइट है, ठीक, और आपका नटांस करके भी ये कुछ और साइट्स हैं, तो वहाँ की न्यूक्लियर साइट की इमेजेस अब उन्होंने कहा अब हम शेयर नहीं करेंगे। अभी पीछे क्या हुआ था कि 3 महीने के लिए आईएई के साथ ईरान ने साझा किए थे जो है साइट के इमेजेस सारे कुछ, और 1 मंथ का एक्सटेंशन में दिया था, लेकिन अब जो है ये खत्म हो गया है और अब उसने कहा कि हम नहीं करेंगे। और एक चीज़ ये भी था, ईरान तो अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन जो ट्रम्पू था, इससे पहले वाले जो बिडेन से पहले वाले जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसको जो है खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। हालांकि ईरान न्यूक्लियर डील खाली यूएसए के साथ नहीं हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी P5+1 के साथ में, यानी कि आपका 1 जो है ये जर्मनी है और P5 कौन से हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये जो देश है 5, इनके साथ प्लस जर्मनी के साथ में जुड़कर आपका ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील हुई थी। उसमें एक आ गया था कि आप अपने न्यूक्लियर साइट का उपयोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं करेंगे, सिविलियन यूज के लिए आप कर सकते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम जो भी है उसको आप खत्म करिए, उसके स्टॉक पाइल, ये सारी बातें होती। लेकिन ट्रंपू ने आके जो है वो इजराइल और उन सब का उसमें जो है इजराइल और सऊदी के दबाव में उन्होंने कहा कि वो पीछे हट गया। ठीक, ईरान की न्यूक्लियर डील से वो पीछे हट गए। बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए इकोनॉमिक, बिल्कुल उसका जो है कोई ट्रेड नहीं करने दे रहा। जो भी मतलब आपके यूएसए के जो फ्रेंड्स हैं, जो भी हितैषी देश हैं यूएसए के, उनको मना कर दिया कि ईरान के साथ उनसे तेल मत खरीदो, मतलब उसको क्रिपल कर दो उसकी इकोनॉमी को, ईरान की। ठीक, और यहाँ तक कि एक जो उनके सुलेमानी नाम से एक थे न्यूक्लियर के साइंटिस्ट, जैसे 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 हमारे यहाँ आपका समझ लीजिए अब्दुल कलाम जी थे, वैसे ही वो थे, उनको सारे आम उन दफ्तर से निकलते जो है रोड पे मार दिया गया। तो ईरान काफ़ी गुस्से में आ गया, उसने कहा ऐसी की तैसी अब हम कोई ये मतलब नहीं मानेंगे जब तक सामने से कुछ नहीं दिखेगा और मतलब पुख्ता ऑन ग्राउंड लोग नहीं ये जो है मानेंगे। अपना ईरान न्यूक्लियर डील का कोई मतलब नहीं है, हम नहीं मानते। और इसने फिर अपना चालू कर दिया है फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और इसने टेस्ट भी पीछे किए थे। तो ये है सारी कहानी जो अभी यहाँ पे हुई, और इसने अभी ये कह दिया है कि आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको अब हम उनके साथ न्यूक्लियर साइट्स की पिक्चर्स, इमेजेस साझा नहीं करेंगे। ठीक, 3 महीने का इन्होंने पहले किया था, 24 मई को ये खत्म हो गया था, 1 महीने का एक्सटेंशन भी दिया था। ठीक, ईरान का देखिए ये आपका जो है मैप है, कैस्पियन सी से जुड़ता है, पर्शियन गल्फ से जुड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान से भी जुड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी जुड़ता है, और आपका ये देखिए चाबहार पोर्ट यहाँ पर है, यहाँ से जयरांज जो है दिलाराम करके अफगानिस्तान वाली जो रोड है उससे भी जुड़ता है। आपका तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, और आपका इधर जो है किससे अब मतलब लैंड बॉर्डर जो जुड़ता है ये आपका इराक से जुड़ता है। ठीक, इधर अजरबैजान हो गया, ये सारे जो है आपके होते हैं। ठीक, तेहरान इसकी जो है आपकी कैपिटल है। ठीक, न्यूक्लियर डील, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बोल लेते हैं। ये जो है ये प्रमोट करता है, संवर्धन करता है कि भैया न्यूक्लियर एजेंसी का यूज़, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करो तो पीसफुल पर्पस के लिए कहो। देखो, ऐसे जब भी कभी टेक्नोलॉजी का आए या फिर कहीं भी क्वेश्चन आए तो एक ध्यान रखना, ये टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये ट्विन एज्ड स्वॉर्ड होती है, यानी कि 2 धारी तलवार होती है। इसके अगर पॉजिटिव हैं तो इसके निगेटिव भी हैं, तो दोनों ही पहलुओं को लिखना।
न्यूक्लियर एनर्जी, देखो एनर्जी भी देता है, बिजली भी देता है, आपका कैंसर थेरेपी में भी काम आता है, फूड इरेडिएशन में भी काम आता है, जिससे कि जो फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, पेरिशेबल कम्युनिटीज को भी जो है इरेडिएशन करके जो है, और भी कई सारे इसके उपयोग होते हैं जो कि सिविलियन और पॉजिटिव उपयोग है। उसके अलावा देखो बॉम्ब वाला भी है, तो इसके पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या कोई भी टेक्नोलॉजी है, उन सबका जो है उपयोग जो है पॉजिटिव निगेटिव के लिए किया सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखना। तो यहाँ पे जो है ये कोशिश ये करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये कोशिश करता है कि भैया ये प्रमोशन पीसफुल यूज के लिए ही हो, मिलिट्री पर्पस के लिए ना हो। और ये संगठन जो है आपका ऑटोनोमस संगठन है, स्वायत्त जो है संगठन है, 29 जुलाई 1957 से ये जो है आपकी आ गई थी, स्थापित हुई थी। 29 जुलाई आपका 1957, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो इसके हेड हैं वो है राफेल मारियानो ग्रॉसी, ठीक। और इसमें स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे हालांकि यूनाइटेड नेशंस कि जब से स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र तरीके से ये स्थापित किया गया था IAEA, ठीक, इसका स्टैट्यूट अलग है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद दोनों को ही भेजता है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके 2 रीजनल सेफगार्ड ऑफिस भी हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यालय भी हैं, एक है टोरंटो कनाडा में और दूसरा है टोक्यो जापान में, ठीक। इंटर गवर्नमेंटल और जो है फोरम ये है, साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन करता है आपका, ताकि पीसफुल यूज टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हो सके, ठीक। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला टॉपिक? इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मैप जरूर बनाएं, जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, देखिए अभी 27 जून को इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम साइज के उद्यम का दिन बनाया जाता है 27 जून को। और अभी इस समय बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ये लोग चाह रहे हैं कि MSME को इस तरीके से, इंडस्ट्रीज को इस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो सतत विकास गोल्स हैं, उनको भी बढ़ावा मिल सके, उनको भी फुलफिलमेंट हो सके। कब तक करना है बताइए? 2030 तक, ठीक। और देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है MSME की इतनी ज़्यादा दुनिया में, सुनिए यूनाइटेड नेशन ये बताता है कि एज मैनी एज 90% जो बिजनेस होते हैं वो शुरुआत में तो MSME ही होते हैं, बाद में फिर वो बड़े बिजनेस बन जाते हैं। और अभी भी अगर ये देखा जाए इसकी महत्वता क्या है कि 60 से 70% तक जो रोजगार दिया जाता है वो MSME के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जरूरी जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है MSME का GDP में, दुनिया में वो 50% तक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया में भी ऐसे ही कुछ फिगर्स हैं, अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो MSME का योगदान, MSME का महत्व बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री अगर इसका देखा जाए इस दिन का, तो 27 जून को आपका जो है जनरल असेंबली UN की जो है रेजोल्यूशन पास किया था अप्रैल 2017 में, तब से मनाया जाता है। इसमें देखिए काम क्या किया जाता है 2017 में, क्या क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रीय क्षमताएं हैं वो जो है उनको बढ़ाया जाए, एनहेंस किया जाए, और फुल पोटेंशियल, मेरे भाई मैं जैसे आप लोग से खुद भी कहता हूं कि आप लोग को अभी पता ही नहीं कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्षमता है, आप अपने आप को अभी पहचानने में अभी असमर्थ हैं। मैं चाहता हूं आपके अंदर का जो वो इंसान है जो किसी से डरता नहीं, चैलेंजेस से डरता नहीं, और आगे अगर मतलब उसको जो टास्क दिया जाए, जो भी वो चैलेंज ले, वो उसको पूरा करे बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो कैपेसिटी आपके अंदर मुझे जगानी, वो आपको खुद आपका पोटेंशियल जो है आपको दिखलाना है आईने में। अगर आप वो जिस दिन आपने देख लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता कोई भी कार्य करने से। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि नेशनल कैपेसिटीज़ को, क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि MSME अपनी फुल पोटेंशियल को अनलीश कर सकें, और साथ ही साथ जो सतत विकास के गोल हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, ये जो है उसको प्राप्त कर सकें, ठीक। अभी हम लोगों ने कल परसों पढ़ा था कि जो स्मॉल एंड मीडियम क्लास के जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी अब टर्नओवर कितनी कर दी गई? 250 करोड़ कर दिए गए हैं,
ठीक, 250 करोड़ कर दिया गया है, तो ये थोड़ी चेंज हुई है इसमें। और इसको फंड कौन करता है? देखिए 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सब फंड है यूनाइटेड नेशन पीस एंड डेवलपमेंट फंड, इससे फंडिंग करी जाती है इसकी। और जो सिग्निफिकेंस देखिए यही है, यूएन चाहता है कि कंट्रीज रिकॉग्नाइज करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अवेयरनेस जागरूकता फैलाएं। इस बार की जो थीम थी 2021 में वो थी कि एमएसएमई 2021 ये बहुत जरूरी है आपका समावेशी यानी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल रिकवरी। सस्टेनेबल रिकवरी यानी स्थायी जो रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों रिकवरी की बात हो रही है? क्योंकि भैया कोविड ने दुनिया हिला दी, और इस दुनिया जो हिलाई है और जितना ज़्यादा जो रोजगार है, जीडीपी है, अगर एमएसएमई से आ रही है, तो इस सेक्टर पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो पोस्ट कोविड के बाद रिकवरी कैसे होगी? एक चीज़ ये समझो ना, जो करता धरता जो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद में जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अगर उसी को ही हम मजबूत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी रिकवरी। ठीक, तो ये वाली बात है। जम्मू में अगला जो टॉपिक है, जम्मू में क्या हुआ? ड्रोन अटैक। टेररिस्टों ने अब बहुत बड़े, वो भी देखिए टेक्नोलॉजी का, जैसे मैं बता रहा था कि AK-47 एक सोल्जर के हाथ में, जो देश की रक्षा, जो सिविलियंस की रक्षा, जो मासूमों की रक्षा कर रहा है, उनके हाथ में है, तो उसका पॉजिटिव यूज़ होगा। और वहीं AK-47 अगर जो टेररिस्टों के हाथ में है, तो वो मासूमों के ऊपर दहशतगर्दी दिखा के अपने जो है गलत मंसूबों को पूरा करना चाहेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो मतलब खुद में तो उसको इतनी समझ है नहीं, ठीक, लेकिन उसको वो कौन यूज़ कर रहा है ये डिपेंड, उसके क्या नैतिकता है, क्या एथिक्स है, क्या उसकी मोरालिटी है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ है और ये पहली बार ऐसा हुआ है, और इससे अभी रोज़ जो है स्पॉट किए जा रहे हैं। ठीक, रोज़ के रोज़ जो है ड्रोन स्पॉट किए जा रहे हैं वहाँ पर, कि दिख रहे हैं। ठीक, और ये होते क्या, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसको रिमोट से चला सकते हैं, अपना जो है खुद से भी चल सकता है। ये कई सारे तरीके के, 2-3 तरीके के होते हैं। और इसमें देखिए यही है, अब इंडिया भी तो भाई कुछ करेगा ना, कुछ अब एंटी ड्रोन वाली चीज़ें जो है कर रहे हैं। इसमें इजराइल और यूएस और चाइना ने काफ़ी आगे मतलब कर लिया। अब आप लोग ने तो, मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया भी था कि इजराइल में जब अभी गाज़ा पट्टी से जब मिसाइल दागी जा रही थी, तो वो वहाँ पे आयरन डोम नाम से एक उनका जो है एंटी मिसाइल आपका इंटरसेप्टर वाली जो है एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक, एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। उसी तरीके से उनके पास ड्रोन का भी डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन डोम सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि इसकी एक उपयोग कैसे, मतलब किस तरीके क्या यूज़ करता है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। राडार का यूज़ करेगा, फ्रीक्वेंसी जैम कर देगा, यूएवी उड़ ही नहीं पाएगा, ऑप्टिक और थर्मल सेंसर्स में देखते हुए उसको देख लेगा और वहीं पे उसको जो है ख़त्म भी कर सकता है, या फिर जैम करके वहीं पे गिरा देगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और ये सिस्टम जो है आपका, इट कम्स डाउन टू रेंज, और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है जो है हवा में ही, और सिंपली उसको मॉनिटर करो, अलर्ट कर दो ड्रोन को कि भैया ड्रोन है, फिर लोग वहाँ पे जाके उसको मार दें। इसमें जो है इसको आप एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उससे आप बैलिस्टिक से मार भी कर सकते हैं, इवन लेजर्स का भी उपयोग करके उनको गिरा सकते हैं। जो डिफेंस, देखिए मैंने आपको बताया आयरन डोम मिसाइल, राफेल जो इजराइल में राफेल कंपनी जिसने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम बनाया है, मैंने आप लोगों को पूरा बताया। तो उसी तरीके से ड्रोन का डोम सिस्टम भी है। इसमें क्या होता है कि आयरन डोम की तरह ही ड्रोन डोम भी डिटेक्ट करता है और इंटरसेप्ट करता है, ड्रोन को गिरा देता है। ठीक, तो ये चीज़ है। और इसमें जो है 360 डिग्री कवरेज होता है। कहीं पे आपने मान लीजिए एक जगह लगा दी है, तो ये पूरे में इतने, अगर इसकी रेंज है मान लीजिए जो भी है 10, 12, 20 किलोमीटर, तो कहीं से भी इसके ऊपर अगर यहाँ पे मंडराएगा ड्रोन, तो खट से जो है ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। और ये ड्रोन जो है जैम कर देता है हॉस्टाइल ड्रोन को, और उससे विजुअल जो फोटो तो कोई खींचने रेकी की भी तो करने आते हैं ना, रिकॉनेसेंस, तो उनको भी रोक देगा और उनको ऑपरेटर ट्रांसमिट करने नहीं देगा, वापस जो है डेटा नहीं जाने देगा। ठीक, ये वाली बात है। लेज़र बीम से उसको गिरा भी सकता है। हमारा जो भारत का अपना स्वदेशी वाला जो समाधान है, डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, और मार्च में हमने इसके बारे में बात भी करी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इससे एक प्रेस रिलीज भी हुआ था, ये आने वाला है। और हो सकता है, वैसे अभी आज जब मैं इसको कर रहा था तो इजराइल ने इससे भारत जो है मदद ले रहा है, साथ ही साथ ये ड्रोन वाला डीआरडीओ वाला भी आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ये चीज़ है। यूएस प्रेसिडेंट, अच्छा ये जो स्वदेशी वाला जो है, ऐसा नहीं है कि मार्च में हमने बोला तो उससे पहले हमने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे आपका इंडिया में 2020 में, तब ये यूज़ किया गया था। अभी जब मोदी जी जब इंडिपेंडेंस डे पे जब जो भाषण देते हैं, तब भी रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, तब भी यूज़ किया गया था। तो ये ऑलरेडी यूज़ में है। ठीक, अब उसको बड़े लेवल पे लगाने के लिए चाहिए काफ़ी ज़्यादा।
ठीक। तो ड्रोन होता क्या है, एक तरीके का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ये रिमोटली भी चल सकता है, ऑटोनोमस स्वायत्त मतलब खुद से भी एयरक्राफ्ट चल सकता है, मॉडल एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक, रिमोट वाला जो है कमांड एंड कंट्रोल कर सकता है। मोबाइल वोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा, लोग चलाते हैं ड्रोन को। तो ये वाली चीज़ है। ठीक। और अब हम लोग आ गए हैं अपने आपका मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। हम लोग ने एक मुहिम चला रखी है, दिल्ली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस। ओनली यूपीएससी लिखेंगे आप टेलीग्राम पे जाके, तो आपको टेलीग्राम पे हमारे चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप का ज्वाइन करके जो है आप लोग वहाँ पे जाके आंसर पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, 45वां क्वेश्चन है। 45 दिन हमें हो गए देखिए करते हुए। कई लोग को फायदा हुआ है तो जरूर बताइएगा कि जो है फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि ज़्यादा और शेयर भी करिए लोग से। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है। ये मैंने कल समझाया था आप लोग को। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए इसको, और क्या प्रोमिनेंट यानी प्रमुख समाधान हो सकता है, विश्लेषण करिए इसका। ठीक, एनालाइज करना है आप लोगों को। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और हम लोग का फेवरेट सेक्शन आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन बनेगा आईएएस विषय। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं उसको जो है समझते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सारी चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें। देखिए बंगाल मॉनिटर से संबंधित कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, बताइए ट्रू कौन सा है। बंगाल मॉनिटर जानते हैं क्या, ये एक तरीके की लिजर्ड होती है, बड़ी बड़ी छिपकली। ठीक, वो घर वाली नहीं है जो पूंछ छोड़ के भाग जाती है, ये बड़ी छिपकली है। अभी इसकी फोटो दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखिए बंगाल मॉनिटर या फिर कॉमन इंडियन मॉनिटर जो है, ये बड़ी लार्ज लिजर्ड है, और ये मेनली टेरेस्ट्रियल होती है, यानी कि स्थलीय होती है। और इसको IUCN ने आपका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में जो है इसको दिया है अपनी रेड लिस्ट में। ठीक, और ये जो मॉनिटर्स या फिर छिपकली है, ये पॉइजनस होती है। तो देखिए तीसरा वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है, पहला और दूसरा सही है। ठीक, तो अगर तीसरा वाला सही नहीं है तो आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन ही बचा। ठीक, शेड्यूल 1 का जानवर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जितने भी जानवर शेड्यूल 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और इसके अलावा जो करंट अफेयर में, बस पूरी दुनिया का नहीं करना, यही होती है स्मार्ट सिटी। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है, सीधे आपको ये देखना चाहिए। अच्छा भैया शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका शेड्यूल 1 जो होता है सबसे ज्यादा जो है इसमें पनिशमेंट के प्रावधान है। इसमें जो आपके हैं जो भी एनिमल्स हैं उनकी क्या कैटेगरी है, IUCN ने क्या दे रखा है। जैसे ये मॉनिटर लिजर्ड है तो इसको लीस्ट कंसर्न दे रखा है, वहां पे लिख देगा शेड्यूल 1 का जानवर है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरे में लिख देगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आप कहोगे यार पहले शेड्यूल 1 है तब तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसको जो है ज़्यादातर मारा जाता है उसके मीट, ब्लड और तेल के लिए। मॉनिटर जो है ये कार्डिवोरस तो होते हैं लेकिन पॉइजनस नहीं होते हैं, मांसाहारी तो हैं लेकिन विषैले नहीं है। भारत में 4 तरीके के मॉनिटर पाए जाते हैं। देखिए चलिए इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और ठीक पूरा ही यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसका केज जो है 7 kg तक का होता है। ये सेमी एरिड मतलब कुछ खुश्क जगहों पे या फिर वेट रेन फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। और बंगाल मॉनिटर लिजर्ड इसको बोलते हैं। वाटर मॉनिटर लिजर्ड जो है आपका, ये जो है मीट और स्किन के लिए हंट किया जाता है, ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। ठीक, येलो मॉनिटर लिजर्ड जो है, ये देखिए छोटे छोटे नहीं है, 16 से 20 किलो का है ये वाटर वाला, और ये तो देखिए 1.5 किलो तक का हो गया आपका। ठीक, फ्लड प्लेन्स में पाए जाते हैं, मतलब जो खादर होते हैं ना, रिवर का जो फ्लड प्लेन्स होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इसको थ्रेट है खाली काफ़ी ज़्यादा। और डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड, ठीक, ये हैबिटेट लॉस यानी कि इनका घर जो है उजड़ जा रहा है, लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हाईली एरिड डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित यहाँ पे ट्रू पूछे गए हैं। देखिए ये बंगाली पोएट थे, बंगाली कवि थे और लेखक थे। इन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम। अच्छा किस लैंग्वेज में लिखा था आप लोग बताइएगा अलग से, बिल्कुल सही है वाला स्टेटमेंट भी। और तीसरा स्टेटमेंट यह है, इन्होंने बंग दर्शन नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी। ध्यान रखो ये भी सही स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था। इन्होंने बंग दर्शन मंथली मैगजीन चलाई थी 1872 में। और उसके अलावा आपका जो है इनकी अभी मतलब 27 जून को इनका बर्थडे था। और इन्होंने नॉवल लिखी थी आनंद मथ। ठीक, आनंद मथ लिखी थी, जिसके जो कि एक बैकग्राउंड बना था सन्यासी विद्रोह का। मॉन्क्स ने विद्रोह कर दिया था 18वीं सेंचुरी आखिरी के 18वीं सेंचुरी में, और ये बंगाली नेशनलिज्म के लिए काफी बड़ा एक वो माना जाता है। ठीक,
विद्रोह जो किया था, कौन सा, आनंद मथ नॉवल पढ़कर ये सन्यासी विद्रोह को काफी इसमें बल मिला था। और देखिए बंगाली फिक्शन यानी कि बंगाली उपन्यास भी इन्होंने 1865 में लिखा है, जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। ठीक, तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर करके, सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़िए, ताकि हमारा जो सेशन, जो मिशन है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेक्शन कराना है, वो पूरा हो सके। और साथ ही साथ आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, EPFO और या फिर UPSC का जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस और जो है कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 856488053096960608 पे कॉल करके। EPFO का तो देखिए 30 यानी आज से हमारा एक नया 60 दिन का क्रैश कोर्स चालू है, इसका टेस्ट सीरीज का भी क्रैश कोर्स चालू है। और 2022 का भी UPSC का हमारा 1 अगस्त से चालू होने वाला है। और अभी जो 10 अक्टूबर को पेपर है 2021 वाला, इसका भी हमारा पेड ग्रुप चालू है, टेस्ट सीरीज का और कंप्लीट पेड ग्रुप। आप लोग जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। जुलाई का महीना चालू हो रहा है, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।